नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखन। मेरे साथ है नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर गुलशन खत्री जी। गुलशन खत्री जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू। दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, केजरीवाल मैदान में कूद पड़े हैं, लगभग कांग्रेस भी आ पड़ी है, संभवतः बीजेपी आ। इस बार क्या लगता है आपको, क्या सीन है? देखिए, इस बार जो है पिछले साल 2020 ही नहीं, 2015 के मुकाबले में थोड़ा हालात बदले हुए हैं। इस बार जो है, एक तो 10 साल हो गए केजरीवाल सरकार को, तो उनकी जो प्लस पॉइंट भी है और एंटी इनकम्बेंसी भी है। दूसरा, इस बार कांग्रेस थोड़ा मजबूती के साथ लड़ रही है चुनाव। अब ये कितनी मजबूती दिखेगी चुनाव प्रचार के दौरान, ये तो बाद में लगेगा, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और उसका असर देखने को मिला, तो यहाँ चुनाव के नतीजों पे भी असर पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक तरफा चुनाव होगा, इसमें कांग्रेस की भूमिका, भले ही कांग्रेस खुद ना सरकार बना पाए, खुद उसके कैंडिडेट बहुत ना जीत पाए, लेकिन हर जीत में उनकी कुछ भूमिका हो सकती है। तो केजरीवाल के कोई जो उपलब्धियां, थोड़ा हम पहले वो सुना देते हैं उनको, आपकी नज़र में क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल सरकार ने, उनकी कमियां भी हैं और उपलब्धियां भी हैं। उपलब्धियां इस मायने में है कि उन्होंने जो पानी और बिजली के रूप में दिल्ली वालों को जो फायदा पहुंचाया है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। किसी भी पार्टी के पास उसकी काट नहीं है। वो उन्होंने बहुत अच्छा अपनी तरफ से प्रदर्शन किया है। पिछले चुनाव में भी उसका उनको फल मिला था। इस बार उन्होंने एक नया चीज़ की है कि महिलाओं को फायदा दिया है, महिलाएं फ्री में सफर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने 2-3 घोषणाएं की हैं। महिला सम्मान योजना उन्होंने घोषित की है, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की योजना की है, और आज ही उन्होंने ग्रंथियों और मंदिरों के पुजारियों के लिए भी सहायता के लिए घोषणा की है। नहीं, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक तरह से उन्होंने दिया है कि उनको भी वेतन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो ये जो 3 घोषणाएं हैं, वो मुझे लगता है कि अभी तक बीजेपी उसकी कोई काट नहीं ढूंढ पाई है, और देखना होगा कि बीजेपी उसका कोई मुकाबला में कोई योजना ला पाती है या नहीं ला पाती है। लेकिन ये एक उनका प्लस पॉइंट है जो उनको आगे रखे हुए हैं अभी तक मौजूदा चुनाव में। लेकिन उनकी जो 2 कमियां जो हमारे सामने आई हैं, वो ये आई है कि हाल ही में बारिशें हुई थी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जल भराव हुआ, सड़कें टूटी हुई हैं, उसमें दिक्कतें अभी सब लोग झेल रहे हैं। इससे पहले गर्मी में पानी की समस्या भी थी। तो ये दिक्कतें हैं, इनका अगर लोगों ने संज्ञान लेकर वोट किया तो इसका नेगेटिव असर भी होगा, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों का भी असर। नेगेटिव क्या लगता है? नेगेटिव में मुझे ये लगता है कि अगर लोगों ने ये दिक्कतों को देखते हुए वोट किया, तो उनको कई इलाकों में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और अभी तक जो हम लोग आम आदमी पार्टी की चीज़ें भी सुन रहे हैं, उनके नेताओं के भाषण भी सुन रहे हैं, उससे लगता है कि उनको भी लगता है कि कुछ चीज़ें एंटी इनकम्बेंसी है। उसका नतीजा हम लोग उनकी वोटर कैंडिडेट की लिस्ट में भी देख सकते हैं। उन्होंने काफ़ी कैंडिडेट बदले हैं, तो वो इसी वजह से कि एंटी इनकम्बेंसी को किसी तरह से काटा जाता है। अच्छा, केजरीवाल की जो पहली छवि थी, ईमानदार है, जो इस बार डेंट पड़ा है, आपको लगता है जेल भी गए, उनके कई लोग भी गए, इसके अलावा उनका जो मुख्यमंत्री आवास का था, इन चीज़ों से क्या लगता है? देखिए, इन चीज़ों का असर हुआ, लेकिन ये असर उन लोगों पे हुआ जो उनका वोट बैंक नहीं है। झुग्गी झोपड़ी, अनऑथराइज कॉलोनी और निचला वर्ग जो है, वो इतनी चीज़ों को नहीं समझ पाता। ये मिडिल क्लास समझता है, और मिडिल क्लास के लोग जो है आमतौर पर पहले से ही इनको उतना वोट नहीं देते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इन चीज़ों की वजह से ही उन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसमें हो सकता है थोड़ा सा असर पड़े, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी की वजह से बिल्कुल ही चुनाव में बहुत पीछे हो जाए, वो ऐसा अभी तक नहीं दिखता। अच्छा, बीजेपी 27 साल से सत्ता से दिल्ली के से एमसीडी में आते ही एमपी तो लगातार तीसरी बार वो सभी जीते थे। तो दिल्ली में बीजेपी आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लगातार हारती जा रही है? फिर केजरीवाल, क्या इस बार कुछ चांस है? बीजेपी कमियां क्या है? बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है वो उसका यहाँ पे लोकल नेतृत्व को बढ़ाया नहीं गया। अगर हम 26 साल में देखें तो 26 साल में कौन बड़े नेता थे? पहले मुख्यमंत्री बने मदन लाल खुराना, वो बहुत बड़े नेता थे। साहिब सिंह वर्मा बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनके जाने के बाद कोई नई लीडरशिप को पनपने ही नहीं दिया गया। कोई ऐसी लीडरशिप नहीं बनी है कि जो बहुत ऊंचा कद बना हो। एक डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे, उनका 2015 में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा, लेकिन 2020 में पार्टी नेतृत्व ने ही
उनको पीछे करके और किरण बेदी को वापस लिया है, उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि पार्टी जो है अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना रही है। तो वहाँ पे जो है केजरीवाल ये कहेंगे कि हमारे मुकाबले कौन है, तो बीजेपी के पास वो नहीं होगा बताने के लिए। तो पार्टी की दिक्कत यही है, एक तो पार्टी कई ग्रुपों में बटी हुई है वहाँ पे, दूसरा पार्टी नेतृत्व ने कभी ये सोचा ही नहीं कि वहाँ की लीडरशिप को कैसे ग्रो किया जाए ताकि एक वक्त में हम किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मजबूत दावेदार के रूप में पेश करें। एक और चीज़ थी कि अरुण जेटली, जब लोग, आपको भी याद होगा जब हम पार्लियामेंट कवर करते थे तो जेटली साहब जब एलओपी थे वो ये कहते थे कि बीजेपी दिल्ली का डेमोग्राफी चेंज हो गई है और यहाँ पे पूर्वांचल का बहुत लोग आ गए और लीडरशिप उधर शिफ्ट करनी चाहिए। इन्होंने किए भी उपाध्याय, सतीश उपाध्याय समूहता नाम है, उसके अलावा जो मनोज तिवारी है, लेकिन फिर अभी पंजाबी की तरफ चले गए सचदेव। पहले भी है पंजाबी की लीडरशिप। तो आखिर बीजेपी इसी में भ्रम में तो नहीं रहेगी कि लीडरशिप ये करो इसमें ये क्योंकि ये तो तय है कि अभी भी कुछ लोग ये है कि लीडरशिप को या तो पंजाबी को स्वीकार करते हैं या जो भी, मतलब पूर्वांचल का मुझे लगता है कि लीडरशिप नहीं, इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है बीजेपी को पंजाबी, पूर्वांचली या बनिया इस उसमें नहीं रहना चाहिए। उसको ये चाहिए कि ऐसी लीडरशिप हो जिसको पूरी दिल्ली पहचानती हो, पूरी दिल्ली के लोग उनके साथ चल रहे, उनके वर्कर पूरे सभी उनके साथ चले, तो वो बंटवारा नहीं होना चाहिए। जैसा बीजेपी आमतौर पे कांग्रेस को कहती है ना, जातिवाद में पड़े हैं, कांग्रेस जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो पार्टी को अपने अंदर दिल्ली की लीडरशिप बनाते वक्त ये सोचना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पूर्वांचली है तो इसको बनाए, ये पंजाबी। उनको ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहिए जिसकी सभी जगह मान्यता हो, सहमति हो, लोग उनके साथ चले, वर्कर उनके साथ चले, ऐसी लीडरशिप उनको तैयार करें। अच्छा, और स्टेट में हम जब इलेक्शन कवर करते रहे तो ये रहता है कि इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने दलित, इतने ओबीसी, इतने यादव वगैरह, इतने मुस्लिम। दिल्ली में उस तरीके का नहीं है, थोड़ा मुस्लिम जरूर है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से वोटिंग पैटर्न लोगों को जरूर देखिए, क्या लगता है? दिल्ली में दिल्ली के समीकरण सीधे सीधे हैं। जब तक आम आदमी पार्टी है तब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला जब भी था तो कांग्रेस जीती थी, क्योंकि बीजेपी का एक वोट परसेंटेज है 38 से 42%, ना उससे ऊपर जाता है और ना उससे नीचे आता है। बीजेपी की नाकामी ये है कि इतने सालों में उसने उस 42 से 50 तक नहीं पहुंच पाई, कई बार उसका कम हो गया। और अब अरविंद केजरीवाल आए तो अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कोई थर्ड फ्रंट होता है, जैसे 93 में जनता दल था, तो उस वक्त जो है बीजेपी जीत गई थी क्योंकि उसने कांग्रेस के वोट काटे थे। आज की डेट में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कांग्रेस इतनी मजबूत हो कि आम आदमी पार्टी के वोट काट सके तो ही बीजेपी को फायदा हो जाता है, अदरवाइज बीजेपी को उतना फायदा नहीं है। तो कांग्रेस की क्या हालत है इस वक्त कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है, ये अभी आने वाले दिनों में दिखेगा कि वो कितना परफॉर्म कर पाती है। कांग्रेस ने इस बार ये अच्छा किया है कि उन्होंने टिकटों का बंटवारा पहले शुरू कर दिया है, काफी टिकटें बांटी हैं उन्होंने और वो लोग प्रचार में जुटे हैं। कुछ कैंडिडेट भी बहुत अच्छे उन्होंने दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ ये दिक्कत है कि वहाँ की लीडरशिप उतनी मजबूत दिखती नहीं दिल्ली की, और उस तरह से वहाँ भी वही स्थिति है जो बीजेपी है, उससे ज़्यादा ही खराब स्थिति है। वहाँ कांग्रेस के नेता ही बटे हुए हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। हाल ही में देवेंद्र यादव ने यात्रा भी की है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि वो सूखी बन गई। ये कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मौका है, अगर कांग्रेस एक ही होकर चुनाव प्रचार में उतरे तो काफ़ी समीकरण बदल जाए। तो एक बात और आ रही है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि यहाँ पे बीजेपी सत्ता में जाएगा, क्यों चाहेंगे, लेकिन बीजेपी सत्ता में जब आएगी तो इसी आधार पर कांग्रेस भी जिंदा होगी, यानी कांग्रेस मजबूत होगी। तो क्या इसमें हम ये माने कि कांग्रेस के हाईकमान के हाथ में बहुत कुछ है कि वो पार्टी को कैसे लड़ाना चाहते हैं। एक तभी जो लड़ाते हैं तो केजरीवाल आते, बीजेपी आती, दूसरी तरफ नहीं दिलाते तो इनकी पार्टी और कमजोर होगी। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो ही उसको फायदा होगा। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, आने वाले टाइम में कांग्रेस के लिए उम्मीदें बन जाएंगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो कांग्रेस के लिए आगे की उम्मीदें और कम हो जाएंगी। तो ऐसे में हम अगर समीकरणों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के लिए बीजेपी आ जाए तो उतना नुकसान नहीं है, अगर आम आदमी पार्टी आती तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कांग्रेस का सपोर्ट किया हुआ है।
अच्छा, एक और कि उनके जो हमने रह गया था उपलब्धियां, तो बुनियादी नेगेटिव क्या है केजरीवाल और आतिशी जो अब उनकी सरकार है, केजरीवाल ही कहेंगे। देखिए, उनकी जो नाकामी है, जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, वो मैंने जैसे बताया कि कुछ महीने पहले ही बारिशें थी दिल्ली में, जगह जगह पानी भरा है, सड़कें टूटी हुई हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हम सड़कें ठीक कर रहे हैं, सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं। उससे पहले पानी पीने के पानी की दिक्कत थी, वो अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। ये दो बड़ी चीज नेगेटिव चीज़ें हैं उनके लिए। तीसरा, जो उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं, उनको जेल जाना पड़ा है, और जेल जाने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा, बाद में आने के बाद छोड़ा है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो उनके खिलाफ करते हैं। दर्शन करती थी हमारे साथ, जल्दी आओ नई स्टोरी के साथ। तब तक हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।